वो तारीख थी 28 दिसंबर 1895, जब लूमियर ब्रदर्स द्वारा बनाई गई दुनिया की पहली फिल्म की पेरिस में पब्लिक स्क्रीनिंग हुई। ये फिल्म मात्र 45 सेकंड की थी। करीब 1 साल बाद इस फिल्म का प्रदर्शन भारत में भी हुआ। इस शुरुआत के बाद अगले कुछ सालों तक फिल्मों में कई तरह के प्रयोग होते रहे। फिर कैलेंडर में साल बदलता है और 1911 में तब के बॉम्बे शहर में स्थित अमेरिका इंडिया पिक्चर पैलेस में एक फिल्म दिखाई जाती है जिसका नाम था द लाइफ ऑफ क्राइस्ट। तब इस फिल्म को देखने वहां एक 41 साल का शख्स भी पहुंचता है। उसका नाम था धुंडीराज। फिल्म देखते हुए धुंडीराज तालियां पीट रहा था और साथ ही साथ उसके मन में कई कल्पनाएं आकार ले रही थी। उस वक्त थिएटर में बैठे किसी व्यक्ति को ये अंदाजा भी नहीं था कि बहुत जल्द भारत के सिनेमा जगत का इतिहास रचा जाने वाला है। इस घटना के करीब 2 साल बाद 3 मई 1913 को भारत की पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र रिलीज होती है। जिस धुंडीराज नाम के शख्स का हमने शुरुआत में जिक्र किया, उनका पूरा नाम था धुंडीराज गोविंद फाल्के, जिन्हें हम भारत फिल्मों के पितामह दादा साहेब फाल्के के नाम से जानते हैं। इस फिल्म को बनाने में दादा साहेब फाल्के को कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, इस बात से आज भी बहुत सारे लोग अनजान हैं। आज जब फिल्मों के VFX या उसकी कहानी और किरदार को लेकर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ जाती है, ऐसे समय में उस दौर की कल्पना करना भी मुश्किल है। जब संसाधन बहुत सीमित थे, तो आज भारत की पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र की रिलीज के 110 साल पूरे होने के मौके पर हम आपको इस फिल्म के बनने से लेकर रिलीज होने तक के पूरे सफर के बारे में बताएंगे। नासिक के एक पारंपरिक ब्राह्मण परिवार में 30 अप्रैल 1870 को दादा साहेब फाल्के का जन्म हुआ। शुरुआती पढ़ाई JJ स्कूल ऑफ आर्ट्स में हुई। इसके बाद उन्होंने बड़ौदा के कला भवन में दाखिला लिया और अपने लिए एक सही राह तलाशनी शुरू कर दी, लेकिन उनका मन किसी एक पेशे में टिक नहीं पाता था। उस वक्त के मशहूर चित्रकार राजा रवि वर्मा से प्रभावित होकर दादा साहेब ने उनका प्रेस ज्वाइन कर लिया। इस बीच किसी ने उन्हें खुद का प्रेस शुरू करने की सलाह दी। दादा साहेब ने बात मान ली और लक्ष्मी आर्ट प्रिंटिंग वर्क्स नाम से प्रेस शुरू कर दी। इस प्रिंटिंग प्रेस में नई मशीनें लाने के लिए दादा साहेब फाल्के 1909 में जर्मनी गए, तो वापस आने पर बिजनेस पार्टनर से अनबन हो गई। मजबूरन उन्हें प्रेस छोड़ना पड़ा। कहते हैं कि इसके बाद फाल्के वैरागी हो गए और सब छोड़कर बनारस चले गए। लेकिन किसे पता था कि आने वाला साल उनकी जिंदगी की नई इबारत लिखने वाला है। साल 1911 में दादा साहेब अपने बेटे के साथ अमेरिका इंडिया पिक्चर पैलेस में अमेजिंग एनिमल्स नाम की फिल्म देखने पहुंचते हैं। स्क्रीन पर जानवरों को देखकर फाल्के का बेटा अभिभूत हो जाता है और घर आकर अपनी माँ को सारी बातें बताता है। क्योंकि तब के दौर के लिए ये सब कुछ कल्पना जैसा था, इसलिए बच्चे की बात पर कोई यकीन नहीं करता। इसलिए अगले दिन दादा साहेब पूरी फैमिली के साथ वही फिल्म देखने पहुंचते हैं। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट आ जाता है और यही ट्विस्ट दादा साहेब फाल्के की पूरी जिंदगी बदल देता है। दरअसल होता ये है, जिस दिन फाल्के फैमिली फिल्म देखने पहुंचती हैं, उस दिन ईस्टर था। इसलिए थिएटर में जानवरों वाली फिल्म की जगह ईसा मसीह के जीवन पर आधारित फिल्म द लाइफ ऑफ क्राइस्ट दिखाई जाती है। इस फिल्म को एक फ्रेंच डायरेक्टर ने बनाया था। जब थिएटर में बैठकर दादा साहेब फाल्के ने द लाइफ ऑफ क्राइस्ट देखी, तो उनके मन में फिल्मों को लेकर कई कौतूहल जागे। फाल्के ने सोचा कि ऐसी फिल्म तो भारतीय परिदृश्य पर भी बनाई जा सकती है। इसलिए वापस आते समय ही उन्होंने फिल्म बनाने के तरीके पर रिसर्च शुरू कर दी। जहां से भी हो सकता था, उन्होंने फिल्मों से जुड़ी किताबें, कैटलॉग, इक्विपमेंट्स इकट्ठे करना शुरू कर दिए। वो हर शाम 4 से 5 घंटे बैठकर फिल्म देखा करते थे। इस वजह से उनकी नींद भी पूरी नहीं होती थी। नतीजा ये हुआ कि उन्हें दिखाई देना लगभग बंद हो गया। हालांकि डॉक्टर के इलाज के बदौलत रोशनी वापस भी आ गई। इसके बाद दादा साहेब फाल्के ने लंदन जाने का विचार किया ताकि फिल्म बनाने से जुड़ी तकनीकी जानकारियां हासिल की जा सके। लेकिन उसके लिए पैसे कहां से आते? अब तक फाल्के अपनी सारी जमा पूंजी स्वाहा कर चुके थे। इसलिए उन्होंने किसी तरह अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी गिरवी रखकर 10,000 रुपए का जुगाड़ किया
और 1 फरवरी 1912 को लंदन के लिए रवाना हो गए। लंदन में उन्होंने बायोस्कोप साइन वीकली नाम की साप्ताहिक मैगजीन के एडिटर मिस्टर कैबॉन से मुलाकात की। फाल्के इस मैगजीन के सब्सक्राइबर थे, लिहाजा कैबॉन से उनकी अच्छी दोस्ती हो गई। शुरुआत में तो कैबॉन ने फिल्म बनाने का आइडिया छोड़ देने का कहा, लेकिन दादा साहेब फाल्के की डेडिकेशन के आगे उन्हें झुकना पड़ा। कैबॉन ने ही फाल्के की मुलाकात मशहूर ब्रिटिश डायरेक्टर और प्रोड्यूसर सेसिल मिल्टन हेपवर्थ से करवाई, जिन्होंने दादा साहेब को फिल्में बनाने से जुड़े कई गुर सिखाए। इसके करीब 2 महीने बाद कैमरे और बाकी जरूरी इक्विपमेंट्स के साथ दादा साहेब फाल्के भारत लौट आए। फिल्म बनाने की तकनीक तो मिल गई थी, लेकिन पैसे अब भी नहीं थे। इसलिए फाइनेंसर्स को यकीन दिलाने के लिए उन्होंने मटर के पौधे का विकास नाम से एक शॉर्ट फिल्म बनाई। इस 1 मिनट की शॉर्ट फिल्म में मटर के दाने से पौधा बनने तक की पूरी प्रक्रिया दिखाई गई थी। ये तरकीब काम कर गई और उन्हें फिल्म बनाने के लिए एक छोटी रकम लोन के तौर पर मिल गई। यहाँ से भारत की पहली फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र बनाने का सफर तो शुरू हो गया, लेकिन मुश्किलें कम नहीं हुई। ये दौर भारत में अंग्रेजों के शासन का था। उस समय अंग्रेजों की दमनकारी नीतियां अपने चरम पर थीं और भारतीयों के लिए संसाधनों की भारी कमी थी। खैर, फिल्म की स्क्रिप्ट तैयार हो गई और कास्टिंग के लिए अखबारों में विज्ञापन दे दिए गए। इसके बाद अभिनय के लिए पुरुष कलाकार तो मिल गए, लेकिन फिल्म के लिए एक भी महिला तैयार नहीं हुई। कहा जाता है कि इसके लिए दादा साहेब फाल्के मुंबई के रेड लाइट एरिया में भी गए, लेकिन कोई महिला फिल्म में काम करने के लिए तैयार नहीं थी। बाद में एक तवायफ राजी तो हुई, लेकिन ऐन मौके पर उसके मालिक ने धोखा दे दिया। हताश और परेशान फाल्के एक ईरानी रेस्तरां में चाय पीने पहुंचे तो उनकी नज़र एक गोरे और दुबले पतले रसोइये पर पड़ी। उसका नाम था अड्डा हरी सल्लूके। दादा साहेब फाल्के ने उससे बात कर फिल्म में काम करने के लिए मना लिया। सलूके की दाढ़ी मूंछ कटवा दी गई और इस तरह भारतीय सिनेमा को उसकी पहली एक्ट्रेस मिली। फिल्म के निर्माण में दादा साहेब फाल्के की पत्नी सरस्वती बाई का भी अतुलनीय योगदान रहा। जब पैसे कम पड़े तो उन्होंने अपने जेवरात बेच दिए। फिल्म की शूटिंग के दौरान सरस्वती बाई अकेले 500 लोगों का खाना बनाती थी। इतना ही नहीं, कास्ट के कपड़े भी वो खुद धोती थी। कई बार तो सीन के वक्त वो सफेद शीट लेकर घंटों खड़ी रहती थी। बहरहाल 15,000 रुपए की लागत और 6 महीने 27 दिन के अथक प्रयास के बाद राजा हरिश्चंद्र की शूटिंग पूरी हुई और 21 अप्रैल 1913 को बॉम्बे के ओलंपिया थिएटर में कुछ खास लोगों के लिए फिल्म की स्क्रीनिंग रखी गई। ये वो लोग थे जिन्हें फिल्मों की अच्छी समझ थी। इस स्क्रीनिंग में मिली तारीफ के बाद दादा साहेब ने फिल्म को आम लोगों के सामने लाने का फैसला किया। 3 मई 1913 वो ऐतिहासिक दिन था जब बॉम्बे के कॉरोनेशन सिनेमा हॉल में भारत की पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र रिलीज की गई। फिल्म सुपरहिट साबित हुई और इसके साथ ही ये तारीख और दादा साहेब फाल्के का नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। इसके बाद दादा साहेब फाल्के ने कुछ महीनों के अंतराल पर ही बैक टू बैक 2 फिल्में बना डाली। ये फिल्में थी मोहिनी भस्मासुर और टू सत्यवान सावित्री। मोहिनी भस्मासुर के जरिए ही भारत को कमला गोखले के रूप में पहली महिला एक्ट्रेस मिली। राजा हरिश्चंद्र, मोहिनी भस्मासुर और सत्यवान सावित्री फाल्के की ये तीनों फिल्में ब्लॉकबस्टर रही। अब तक दादा साहेब फाल्के के सारे कर्जे उतर चुके थे। ऐसे में उन्होंने लंदन जाकर कुछ और जरूरी मशीनरी खरीदने का सोचा। इस दौरान लंदन में उनकी फिल्मों की स्क्रीनिंग भी हुई। फाल्के के काम से लोग इतना प्रभावित थे कि उन्हें इंग्लैंड में ही रहकर फिल्में बनाने का ऑफर मिलने लगा। यहाँ तक कि खाने पीने, रहने और फिल्म की शूटिंग का सारा खर्च भी फाइनेंसर्स खुद उठाने के लिए तैयार थे। लेकिन फाल्के को भारत में ही रहकर फिल्में बनानी थी, इसलिए उन्होंने ये सारे ऑफर ठुकरा दिए और वापस वतन लौट आए। लेकिन मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुका था और फाल्के के लिए तंगी का दौर भी। सारे फाइनेंसर्स ने अपने हाथ पीछे खींच लिए थे। कुछ कर्ज लेकर एक फिल्म की शूटिंग तो हुई, लेकिन किन्हीं वजहों से उन्हें बीच में ही रुकना पड़ा। थक हार कर फाल्के ने कई जगह पर जाकर अपनी फिल्मों की स्क्रीनिंग की, मेहनत रंग लाई और उन्हें कुछ राजघरानों से धनराशि मिल गई। इसके बाद फिल्म लंका दहन की शूटिंग शुरू हुई
और इसे 17 सितंबर 1917 में सिनेमा घरों में रिलीज कर दिया गया। आपको वो अन्ना सालुंका नाम का रसोई का याद होगा जिसने राजा हरिश्चंद्र में महिला का किरदार निभाया था। उसी सालुंका ने लंका दहन में राम और सीता दोनों का रोल निभाया और इतिहास के पन्नों में अपना नाम भारतीय सिनेमा में डबल रोल करने वाले पहले व्यक्ति के रूप में दर्ज कर लिया। लंका दहन इतनी हिट हुई कि शो की स्क्रीनिंग सुबह 1 बजे से अगले दिन के सुबह 3 बजे तक करनी पड़ी। कहते हैं कि इस दौरान टिकट काउंटर से बैलगाड़ियों में भर भर कर सिक्के ले जाने पड़े थे। इस सफलता ने न सिर्फ फाल्के के सारे कर्जे उतार दिए बल्कि उन्हें बहुत प्रसिद्ध भी बना दिया। दादा साहेब फाल्के की फिल्में पौराणिक घटनाओं पर आधारित होती थी। इन फिल्मों में संवाद भले नहीं होते थे, लेकिन धर्म में आस्था रखने वाले भारतीय समाज को ये फिल्में काफी सुखद अनुभव देती थी। मगर समस्या ये थी कि जब फाल्के ऐसी साइलेंट फिल्में बना रहे थे तब टेक्नोलॉजी तेजी से बदल रही थी। साल 1931 में भारत की पहली बोलती फिल्म आला मारा रिलीज हुई। राजा हरिश्चंद्र के बाद से शुरू अपने 19 साल के सफर में दादा साहेब फाल्के ने 95 फिल्म और 26 से ज्यादा शॉर्ट फिल्में बनाई। उनकी आखिरी फिल्म गंगावतरण थी। समय के साथ फाल्के समझ गए थे कि फिल्म मेकिंग का उनका स्टाइल अब अप्रचलित हो गया है, लिहाजा उन्होंने फिल्म जगत से संन्यास ले लिया। 16 फरवरी 1950 को नासिक में उन्होंने अंतिम सांस ली। दादा साहेब फाल्के ने भले ही बाद में फिल्म मेकिंग को अलविदा कह दिया हो, लेकिन फिल्म जगत में उनका योगदान अतुलनीय रहा। इसलिए साल 1969 में उनकी जन्म शताब्दी के अवसर पर भारत सरकार ने फिल्मों में उत्कृष्ट कार्य करने वालों के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की घोषणा की। ये भारतीय सिनेमा का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। पुरस्कार पाने वालों को 10 लाख रुपए, शॉल और स्वर्ण कमल दिया जाता है। 1969 में सबसे पहले ये पुरस्कार अभिनेत्री देविका रानी को दिया गया था। अब तक कुल 52 लोगों को इस पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। सबसे हाल में साल 2020 में अभिनेत्री आशा पारेख को ये पुरस्कार मिला।